नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी लंदन से मोदी सरकार पर राहुल गांधी के जोरदार वार की, विदेशों में पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता की। बात करेंगे लालू से डरती मोदी सरकार की, अडानी ग्रुप को लगे एक और झटके की। साथ ही जानेंगे कैसे मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल की बढ़ रही हैं मुश्किलें, नागालैंड और मेघालय में बनी नई सरकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगाई के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल कैबिनेट का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। आपके दोनों विधायक तिहाड़ जेल में हैं बंद। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का दावा, बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल होने को तैयार। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 224 में से कम मिलेंगी 140 सीटें। तोशखाना मामले में इमरान खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आज भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए पूर्व पाक पीएम इमरान। सपा की 18 मार्च से कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेंगे अखिलेश यादव। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने ब्रिटेन की धरती से मोदी सरकार के हर झूठ से पर्दा उठाया है। राहुल का ब्रिटेन दौरा देश और दुनिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार खबरों में बने हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी को यह लगता है वो हमेशा सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। और क्या कुछ कहा है राहुल ने, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, वहां विपक्ष का दमन हो रहा है। राहुल ने चैथम हाउस में बातचीत के सेशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी को लगता है कि वो भारत में हमेशा के लिए सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये कहना कि कांग्रेस का अंत हो गया, ये बेतुका ख्याल है। बीजेपी के 10 साल शासन से पहले कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही है। अगर आप इसे ठीक से देखें तो आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा समय तक देश संभाला है। राहुल ने बीजेपी के साथ आरएसएस को लेकर कहा, ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो फांसीवादी है। इस संस्था ने देश के तकरीबन सभी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी इसी संस्था का हिस्सा है। उसका मकसद रहता है चुनाव का इस्तेमाल करके सत्ता में आना और फिर लोकतंत्र को दरकिनार कर देना। मैं ये देखकर बहुत हैरान हूँ कि आरएसएस ने कैसे इतने संस्थानों पर कब्जा किया है। प्रेस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सभी इंस्टीट्यूशंस उसके दबाव और डर में हैं। ऐसे में विपक्ष को कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल ने आगे कहा कि भारत में लोकतंत्र एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई है। भारत काफी बड़ा है। अगर भारत में लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है तो ये पूरी दुनिया में कमजोर हो जाता है। भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप के आकार का 3 गुना है, और अगर ये लोकतंत्र टूट जाता है तो ये पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका होगा। राहुल के बयानों का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और इन बयानों को देश का अपमान बता रही है। अब राहुल के इस बयान के बाद देश की राजनीति में कोहराम मचना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी के इस वार से मोदी सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं विदेशों में पीएम मोदी की गिरती लोकप्रियता से भी बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ने का दावा किया गया था। पीएम की विदेश यात्राओं में मेगा शो होते थे, लेकिन इन शो का रंग उतरने लगा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन में तो पीएम मोदी के खिलाफ अभियान ही शुरू हो गया है। तो क्यों मोदी की लोकप्रियता में आई कमी और कैसे उनके लिए 2024 हो गया है मुश्किल, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में बीजेपी की सत्ता अब मुश्किल में दिख रही है। देश में तो बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, साथ ही विदेशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता गिर रही है। और हाल ही में कुछ घटनाओं ने भी संकेत दिया है कि दुनिया अब बीजेपी और पीएम मोदी के बिना भारत को देख रही है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबलाइजेशन के एफ विलियम एंगडाहल का दावा है कि पिछले 2 महीने में जो कुछ घटा है वो बताता है कि अमेरिका और ब्रिटेन पीएम मोदी से नाराज हैं और अब वो भारत में बदलाव चाहते हैं। और इसके पीछे रूस यूक्रेन टकराव में भारत की भूमिका को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के तमाम दबाव के बावजूद भारत रूस से व्यापार बंद नहीं कर रहा है, जिसके चलते रूस पर लगे प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। यूएन में भी भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है। एंगडाहल ने बताया कि भारत में सत्ता परिवर्तन को लेकर अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग के पास मोदी से करीबी संबंध रखने वाली खुफिया जानकारी हो सकती है। इसी आधार पर हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को निशाना बनाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कुछ पहले ही ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व वाली बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री
जारी की जिसमें 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव में मोदी की भूमिका का आरोप लगाया गया था, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे। एंगडाहल ने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट ब्रिटेन के विदेश कार्यालय द्वारा बीबीसी को दी गई अप्रकाशित खुफिया जानकारी पर आधारित थी। लेख के मुताबिक एक और संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन और लंदन भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इन संकेतों को और मजबूत किया है अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बयान ने। सोरोस ने वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अब मोदी के गिने चुने दिन हैं। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन इसके नेता नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस ने कहा कि मैं भारत में एक लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद करता हूं। पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता बीजेपी को संकट में डाल सकती है। संकट तो लालू प्रसाद यादव के सामने भी खड़ा हो गया है। नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर सीबीआई ने सोमवार को पटना में 4 घंटे तक बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ की और आज सीबीआई के अधिकारी दिल्ली में आरजेडी सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए, जहां लालू और मीसा से सवाल जवाब हुए। तो क्यों मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव, देखते हैं ये रिपोर्ट। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने आज लालू यादव से दिल्ली में दिन भर पूछताछ की। लालू और उनके परिवार पर आरोप है कि 2004 से 2009 के वक्त जब लालू केंद्र में रेल मंत्री थे तो उन्होंने नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को पटना में 4 घंटे तक सीबीआई ने राबड़ी देवी से सवाल जवाब किए थे। सीबीआई अधिकारी ने राबड़ी से 48 सवाल किए थे। इसके बाद लालू यादव को समन किया गया था। लालू सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। लालू से हुई पूछताछ को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। आरजेडी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, सीबीआई बीजेपी और केंद्र के इशारों पर लालू परिवार को तंग कर रही है। उन्होंने कहा, सीबीआई के अधिकारी अपने आका के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो अपने आका के आदेश पर ही विपक्ष के नेताओं के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। एक दिन उनके हाथ से भी सत्ता जाएगी, तब बीजेपी नेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लालू यादव 2024 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि सीबीआई के जरिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव में अडानी ग्रुप भी है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भले ही तेजी दिख रही हो, लेकिन गौतम अडानी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। अडानी की कंपनियों के शेयर में जारी तेजी सोमवार को भी जारी रही, लेकिन इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों को निफ्टी अल्फा इंडेक्स से हटा दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अडानी ग्रुप को आज एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप के 4 शेयरों को निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स से हटा दिया है। ये व्यवस्था 31 मार्च से लागू होगी। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस शामिल है। साथ ही अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। कुल 14 स्टॉक्स को निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स से हटाया गया है। इसमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एंजल वन, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, पेज इंडस्ट्रीज और सुजलान एनर्जी शामिल है। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स से हटाए गए 14 शेयरों की जगह आदित्य बिरला कैपिटल, अपोलो टायर्स, बैंक ऑफ इंडिया, भेल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिंदल स्टील एंड पावर, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, MRF पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक, सीमेंस और जॉयडस लाइफ साइंसेज को जगह दी गई है। निफ्टी हाई बीटा 50 इंडेक्स में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें 5 शेयरों को बाहर किया गया है और उनकी जगह 5 शेयरों को शामिल किया गया है। वोडाफोन आइडिया, ग्रोसिस इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल्स को बाहर किया गया है, जबकि अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और JSW एनर्जी को इसमें जगह दी गई है। इसी तरह निफ्टी वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स में भी बदलाव किया गया है। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां ACC और अंबुजा सीमेंट्स को इससे हटा दिया गया है, जबकि भारतीय एयरटेल और ICICI बैंक को इसमें जगह मिली है। इसके साथ ही कुछ दूसरी स्ट्रेटेजीज इंडेक्स में भी बदलाव किया गया है। इधर अडानी ग्रुप निवेशकों में भरोसा जताने के लिए आज दुबई में रोड शो कर रहा है। अडानी ग्रुप को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। राहत तो मनीष सिसोदिया को भी मिलती नजर नहीं आ रही है।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाला मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी सिसोदिया से तिहाड़ जेल में सवाल जवाब किए। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए अदालत से इजाजत ली थी, जिसके बाद अब एजेंसी उनसे जेल में ही पूछताछ करेगी। सिसोदिया के साथ साथ आपकी मुश्किलों में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी का शिकंजा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कसता जा रहा है। सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली की आप सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने आप सरकार की घेराबंदी कर रखी है। आज एक और जहां तिहाड़ जेल में सिसोदिया से ईडी ने पूछताछ की, तो दूसरी ओर उनके निजी सचिव देवेंद्र शर्मा से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ की गई। खबरों की माने तो तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए ईडी की एक टीम पहुंची। इस दौरान टीम के साथ मामले के 2 आरोपी भी थे। इसके अलावा ईडी ने आज सुबह हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया। मामले में ईडी ने 11वीं गिरफ्तारी की है। सूत्रों के मुताबिक अरुण पिल्लई दक्षिण भारत से रिश्वत लेने वाले ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे। सीबीआई ने सोमवार को अपनी रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें सोमवार देर शाम तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए मामले में दखल न देने की बात करते हुए सिसोदिया को दिल्ली की निचली अदालत जाने की सलाह दी थी। इसके बाद सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। शराब घोटाले में ईडी की एंट्री से सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मनीष सिसोदिया पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और अब बात नागालैंड और मेघालय में हुए शपथ ग्रहण समारोह की। आज मेघालय में कोनराड संगमा ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली है, तो वहीं नागालैंड में भी नेफ्यू रियो ने सत्ता संभाल ली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय और नागालैंड में चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही ये फैसला भी हो गया कि अब की बार किसकी सरकार। इन नतीजों के बाद आज दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागु चौहान ने शिलोंग में आयोजित एक भव्य समारोह में कोनराड संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनपीपी के साथ भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और कुछ निर्दलियों के समर्थन के बाद मेघालय में डेमोक्रेटिक अलायंस दूसरी बार सत्ता में आई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। कोनराड संगमा के साथ प्रोस्टोन टाइनसोंग और सियाव भालांग धर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अलेक्जेंडर लालू हैक, डॉक्टर आमब्रीन लिंगदो और पाल लिंगदो और कॉमिंग योंग यामोन ने 12 सदस्यीय नए एनपीपी के नेतृत्व वाले मेघालय मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। वहीं दूसरी ओर नागालैंड में जबरदस्त जीत के बाद एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोहिमा के कैपिटल कल्चर हॉल में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सीएम पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे। उन्होंने मंच पर ही रियो को सीएम पद ग्रहण करने की बधाई दी। पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रियो के अलावा तदितुई रंगकाउ जेलियांग और याथू योंग पैटर्न ने नागालैंड के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। वहीं 9 अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसमें काइतो आए, जैकब झिमोमी, केजी केन्ये, तेमजेन इमरा, अलोंग और नागालैंड की पहली महिला विधायकों में से एक सलाहुतो नोजो क्रूज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नागालैंड में इस बार विधानसभा में सबसे अधिक राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा और जीत कर आए। इसके बावजूद नागालैंड विपक्ष रहित सरकार की ओर बढ़ रहा है। लगभग सभी दलों ने राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी बीजेपी गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। इस सरकार गठन के साथ ही बीजेपी बेहद खुश है, लेकिन ये सरकार चलाना उसके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि गठन की कड़ियां कब ढीली पड़ जाएं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस के वार की। देश में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की कीमतों में हुए इजाफे ने इस बार होली के रंगों को फीका कर दिया है। आज कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि यही मोदी सरकार की कड़वी सच्चाई है। खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन आधी कमाई है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज देश में बढ़ती महंगाई से हर कोई त्रस्त है। आम जनता तो बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी कह रही है कि देश में महंगाई कहाँ है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन कांग्रेस ने इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इसलिए कांग्रेस अभी से जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। आज कांग्रेस ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने लिखा है,
होली पर महंगाई का गिफ्ट खाद्य सामग्री 2021 और 2023 में सोयाबीन तेल 110 से 145 रुपए, सरसों का तेल 130 रुपए से 185 रुपए, अरहर दाल 96 रुपए से 138 रुपए, घी 560 से 690 रुपए, चीनी 35 से 45 रुपए। कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट से सरकार को घेरते हुए बताया कि कैसे खाने पीने की चीजों के दामों में कई गुना का इजाफा किया गया। वहीं अपने एक और ट्वीट में कांग्रेस ने अमित शाह को होली की शुभकामनाएं देते हुए यूपी की जनता को होली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने को कहा है। कांग्रेस ने लिखा है, अमित शाह जी होली की शुभकामनाएं, यूपी की जनता को मुफ्त सिलेंडर दिला दीजिए। इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण की वीडियो भी शेयर की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर फ्री रसोई गैस देने की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार पर कांग्रेस के हमलों से साफ है कि इस बार चुनावों में कांग्रेस महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।